हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप की अगर बात करें तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है काजल दी? प्राइमरी एक्टिव का। प्राइमरी एक्टिव में मैंने और क्या क्या पढ़ा था? पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेस पढ़ा था कि नहीं? पोटेशियम हाइड्रोजन, देख रहे हो, हाइड्रोजन पोटेशियम लिख के पोटेशियम हाइड्रोजन, और कैल्शियम एटीपेस। ये हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे किसके? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें एनर्जी दिया तो मेरा काम करवाओ, इतना सा काम है कि मैंने अपनी एनर्जी दे करके अपना काम करवाया। मैं दुकान में गया, दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार से सामान लिया, दैट्स इट, दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें तो ये एज अ SAQ आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और अगर आपसे ये SAQ पूछा जाएगा तो आपको इसको कुछ 4-5 हेडिंग्स में लिखना है। सबसे पहले लोकेशन, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके अलावा आप रेगुलेशन जोड़ सकते हैं। कुछ अगर आपको ड्रग्स के नाम पता है जो कि इनको ब्लॉक करते हैं, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारी बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी में ये है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की शॉर्ट में, तो इसको आप याद रखो नोकिया से, दैट इज सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन, और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम आउट, पोटेशियम इन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद हो गया ना? तो करेगा क्या, ये 3 सोडियम को फेंकेगा बाहर और 2 पोटेशियम को लेगा अंदर। दिस इज ऑल अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप, और ये साथ में होता है। अब सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें, एक्टिविटी मतलब फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सेल का वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। समझो कि काजल दी क्या हो जाए अगर मैंने 3 सोडियम की जगह 2 सोडियम बाहर फेंका, तो होगा क्या कि एक कैटायन सोडियम ऐसे सॉल्यूट अंदर बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ सॉल्वेंट को खींचेगा। जब ये अपनी तरफ सॉल्वेंट को खींचेगा तो जो हमारा सेल का वॉल्यूम में बढ़ेगा, जितना एक्यूमुलेट होता जाएगा हमारा सॉल्यूट, उतना हमारे सॉल्वेंट को खींचता जाएगा। खींचते 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 हमारा क्या हो जाएगा, सेल स्वेलअप होगा, बर्स्ट हो जाएगा, जैसे हमारा एग्जाम के टाइम पे हाल होता है, हमारा पूरा साल एग्जाम होता है काजल दी, वही सेम बात है। इसके अलावा क्या, अगर हमने 3 सोडियम की जगह 2 सोडियम बाहर फेंका, 1 पोटेशियम अंदर लिया, इससे क्या होगा, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का ग्रेडियंट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा रहता है कि 3 सोडियम को बाहर फेंकने का रीजन ये है और 2 पोटेशियम को अंदर लाने का रीजन ये है कि अगर बराबर फेंक दिया होता, मतलब 3 पोटेशियम 3 सोडियम या 2 पोटेशियम 2 सोडियम, होता क्या कि अब जितना कैटायन अंदर जा रहा है उतना कैटायन बाहर जा रहा है, तो जो हमारा सेल है वो न्यूट्रल ही रह जाता। लेकिन हमको जो सेल चाहिए, सेल का पोटेंशियल चाहिए, वो नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए मुझे, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए मुझे 1 सोडियम बाहर ज्यादा फेंकना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टैब्लिश नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन। अब अगर हम बात करें इसके क्या कहते हैं, साइड के, ठीक है। तो इसके साइड पे देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है इसके 2 साइड्स है, पहले तो 2 यूनिट्स है, एक है अल्फा यूनिट और दूसरा है बीटा यूनिट, इसलिए इसको हेट्रोडाइमर बोलते हैं। 2 यूनिट का बना हुआ है, हेट्रो मतलब अलग अलग यूनिट्स है, तो हेट्रोडाइमर है। अब इसके होते हैं टोटल 2 साइड्स, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ साइड और दूसरा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की तरफ साइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की तरफ इसके पास 2 साइड है, 2 साइड, एक तो है पोटेशियम जहां बाइंड करेगा, जहां 2 पोटेशियम आयन बाइंड करेंगे, और दूसरा है ओआबेन साइड। तो ओआबेन साइड इसका क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर ब्लॉकर। ओआबेन टॉक्सिन है जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देता है, ठीक। अब अगर हम बात करें किसकी, ICF की तरफ की, तो एक तो हमारे पास है ATP बाइंडिंग साइट जिसको हम फॉस्फोराइलेशन साइट बोल सकते हैं, दूसरा हमारे पास आते हैं 3 सोडियम की बाइंडिंग साइट, है ना, 3 सोडियम बाइंडिंग साइट, और तीसरा हमारे पास आता है ATPase बाइंडिंग साइट, ठीक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यही लिखा हुआ है ऊपर कि जो हमारी यूनिट्स है वो सबसे पहला क्या आता है हमारी यूनिट्स में, 2 यूनिट है, अल्फा यूनिट लार्जर होता है जिसका 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट है, वाइल जो हमारा बीटा यूनिट है वो थोड़ा सा स्मॉलर है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है काजल दी 55,000, ठीक। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो अल्फा यूनिट है इसके 2 साइड है, एक है ECF की तरफ साइड और एक है ICF की तरफ साइड। तो ECF की तरफ हमारे 2 साइड थे, एक पोटेशियम बाइंडिंग साइड जहाँ पे 2 पोटेशियम आयन बाइंड करेगा, और दूसरा था हमारे पास ओआबेन साइड जो कि नेचुरल ब्लॉकर था, ठीक। ICF की तरफ मेरे पास 3 साइड थे, एक ATP बाइंडिंग साइड जिसको फॉस्फोराइलेशन साइड बोल रहे थे, दूसरा हमारे पास उल्टा बोल दिया मैंने, ATPase बाइंडिंग साइड था, ठीक है, और तीसरा था 3 सोडियम बाइंडिंग साइड और एक है ATP बाइंडिंग साइड।
अब इसका अगर तुम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो ना, तो होता क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो प्राइमरी एक्टिव है, राइट। प्राइमरी एक्टिव मतलब मुझे एटीपी देना पड़ेगा। तो अब एटीपी देने के लिए, मतलब एटीपी तोड़ने के लिए मुझे चाहिए एटीपीएस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एटीपीएस का एक कंडीशन होता है कि मैं एक्टिव होऊंगा तब जब तुम मुझे 3 सोडियम और 1 एटीपी साथ में दोगे। ओके, जब तुमने 3 सोडियम और 1 एटीपी साथ में दिया तो जो हमारा एटीपीएस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एटीपीएस का काम क्या है काजल दी? एटीपी को तोड़ दो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब जैसे ही टूट गया तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड, ये जो टूटने का जो बॉन्ड होता है, ये इतना एनर्जी रिलीज कर देगा कि जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, अल्फा स्ट्रक्चर में नहीं, वो क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। और फ्लिपिंग के कारण वो क्या करेगा, जैसे ही बाहर की तरफ फ्लिप होगा, कॉन्फर्मेशन चेंज होगा, ये 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा और ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली सेम टाइम पे ये 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ उसी टाइम पे बाइंड करेगा और अंदर की तरफ ले लेगा, जैसे जैसे वो डीफॉस्फोराइलेट होने लगेगा, या आपने ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन में आते टाइम। तो यही लिखा हुआ है अल्टीमेटली कि जो हमारा एटीपीएस है वो तब एक्टिवेट होगा जब 3 सोडियम और एटीपी उससे बाइंड होंगे। अब जैसे ही एटीपीएस बाइंड हो गया तो एटीपी खुश हो गया। अब ये इसने क्या कर दिया, कैटलाइज कर दिया एटीपी को एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। नाउ जैसे ही हमने इसने ये काम किया, अब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज हुआ। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ने क्या करवाया, कॉन्फर्मेशन में चेंज करवा दिया, ठीक है। कॉन्फर्मेशनल चेंज किसमें, जो हमारा प्रोटीन है। अब जैसे ही कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है, क्या करेगा, जो हमारा पोटेशियम सोडियम है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। कॉन्फर्मेशन चेंज हुआ, जो हमारा सोडियम अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ चला गया। सेम टाइम पे 2 पोटेशियम आयन बाइंड होगा, जो कि हमारा कहाँ रिसेप्टर था, अभी ईसीएफ में। और जब ये जो हमारा सब यूनिट है डीफॉस्फोराइलेट होगा, मतलब अपने नॉर्मल कॉन्फर्मेशन पे आने लगेगा, ये 2 पोटेशियम को अपने साथ लेकर के आएगा और ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन में आते आते ये पोटेशियम को आईसीएफ की तरफ ले आएगा। दिस इज ट्रांसपोर्ट, या दिस इज पूरा मैकेनिज्म। नाउ कम टू सोडियम पोटेशियम एटीपीएस से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जो कि है सोडियम पोटेशियम पंप हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिव है। दूसरा, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, ये हमने देखा ना, ये हमारा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड प्रोटीन है। ओके, हेट्रोजीनस है और हेट्रोडाइमर है। ओके, हेट्रोजीनस और हेट्रोडाइमर मतलब जल्दी 2 अलग अलग सब यूनिट्स के बने हुए, राइट। इसके अलावा कपलिंग रेशियो 3:2 है, 3 सोडियम के लिए 2 पोटेशियम के लिए, तो 3:2 है। अब इसके रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में अगर तुमको देखना है तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी वो तब बढ़ेगी जब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, या जहां हमको एटीपी खर्चा करना है वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी हमको ज्यादा चाहिए। जैसे कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो या थायराइड हार्मोन का स्टिमुलेशन हो तब, इंसुलिन हार्मोन का स्टिमुलेशन हो तब, ग्रोथ हार्मोन का स्टिमुलेशन हो तब, एल्डोस्टेरोन का स्टिमुलेशन हो तब, तो इन सब हार्मोन्स के केस में हमारे पास क्या चाहिए, एटीपी का हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता है और एटीपी के हाइड्रोलिसिस ज्यादा होने के कारण जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। बाइंड कम होना मतलब ब्लॉक करना, तो सबसे पहला ब्लॉकर आता है ओआबिन। ओआबिन हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल ब्लॉकर है, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करेगा। डिजिटैलिस भी सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर है, ये एज अ ड्रग यूज होता है, या आप क्लिनिकल में भी लिख सकते हैं कि डिजिटैलिस जो है वो सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर की तरह काम आता है। नाउ डिजिटैलिस कौन से कैटेगरी में आता है यार, एकदम से दिमाग से उतर गया, चलो ठीक है देखते हैं। और इसके अलावा आता है डोपामीन। तो डोपामीन हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप का फिजियोलॉजिकल ब्लॉकर माना जाता है, तो फिजियोलॉजिकली डोपामीन ब्लॉक करेगा। ओआबिन ब्लॉकर आता है इसका, और इसके अलावा डिजिटैलिस ब्लॉकर है। तो ये तीनों ब्लॉकर ही, ये तीनों सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम कर देंगे। व्हाइल व्हेन इट कम्स टू हार्मोन, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा चाहिए, चाहे वो थायराइड हार्मोन, हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ के लिए चाहिए हमको इंसुलिन, ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज तोड़ने के लिए चाहिए, ग्लूकोज में तुड़वाने के लिए चाहिए एल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम की एक्टिविटी के लिए चाहिए। तो जितने भी हमारे मेनली ये मेजर ग्रोथ हार्मोन है जिसमें हमको मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है, वो उन सब में हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। तो यही टॉपिक बचा था ना, हो गया। तो ये